हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आरटीआई के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा आरटीआई के बारे में, तो आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आरटीआई क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आरटीआई एंड आरटीआई का यूजेज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये एक तरह का एक्ट है, यानी कि आज हम लोग फुल्ली डिटेल्स में जानेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई का आप लोग सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा। आरटीआई का फुल फॉर्म ये होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, यानी कि इसको जो है से 2005 में जो है से इनेक्ट किया गया था, यानी कि लाया गया था। तो अब हम जानेंगे कि आरटीआई होता क्या है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आरटीआई क्या होता है। देखिए, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट परिचय, अभी हम लोग इसको डिटेल्स में जानने वाले हैं। ठीक है, आरटीआई होता क्या है। आरटीआई में हम लोग किसके पास लगा सकते हैं, आरटीआई में हम क्या क्या पूछ सकते हैं, कितने दिनों में ये जो है से हमारे पास जो है से इसका जवाब आ जाता है। अगर जवाब से हम अगर संतुष्ट नहीं हो तो हम आगे फिर क्या क्या कर सकते हैं, ये सभी डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एंड तक आप लोग बने रहिए और लास्ट तक आप लोग जो है से आरटीआई के बारे में आई होप कि आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, तो चलेंगे हम देखेंगे व्हाट इज आरटीआई। व्हाट इज आरटीआई, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आरटीआई अधिनियम होता क्या है, आरटीआई अधिनियम है क्या, आरटीआई एक्ट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, द आरटीआई एक्ट 2005 एम्पावर सिटीजन टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। मतलब अगर हिंदी में जानेंगे तो देख सकते हैं कि अगर हम बात करें आरटीआई का, तो आरटीआई अधिनियम 2005 नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारों को नियंत्रण में सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। आरटीआई अगर हम एक ओवरऑल अगर हम बात करें आरटीआई को, तो आरटीआई एक ऐसा एक्ट है जो कोई भी इंडियन सिटीजन जो है से किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज के पास जो है से क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए। अब जैसे मान लिया कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई एक क्वेश्चन अराइज करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर, तो डिस्ट्रिक्ट में आपके क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारा आपके पास जो है से डीएम के पास सभी जानकारी रहती है। और आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा काम हो रहा है, कितना बजट है, क्या है नहीं है, तो आप लोग जो है से आरटीआई के माध्यम से एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके डीएम के पास जो है से आप ये आरटीआई लगा सकते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, आपको जो है से उसका क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग जो है से ओवरऑल समझ रहे होंगे आरटीआई क्या होता है। फिर अगर हम पढ़ेंगे तो इसका एम क्या है, तो इट एम्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। ये जो है से ट्रांसपेरेंसी को यानी कि प्रमोट करता है और कर्ब करप्शन यानी करप्शन को रोकता है। होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और सरकार को उत्तरदायी बनाना है। मतलब ये नहीं कि सबसे पहले अगर हम 2005 से पहले की अगर बात करें, तो इससे पहले क्या होता था कि अगर सरकारी गवर्नमेंट में कोई काम आता है, गवर्नमेंट में कोई काम होता है, तो उसकी खबर आम नागरिकों को नहीं होता है, सिटीजन को नहीं होता था। लेकिन 2005 में आरटीआई आने के बाद ये ऐसा इसमें प्रोविज़न बना दिया गया कि एक नॉर्मल आदमी जो कि इंडियन पीपल है, इंडियन सिटीजन है, वो जो है से गवर्नमेंट से ये सवाल पूछ सकता है कि आखिरकार हमारा जो टैक्स का पैसा है वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, किस काम में यूटिलाइज हो रहा है। अगर मान लिया अगर कहीं पे अगर आप लोगों को कहीं पे सड़क बन रहा है, तो आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि आखिरकार इस सड़क को पास होने में कितना पैसा लगा है, क्या इसमें जो है से कितने इसमें कितना बजट इस सड़क के लिए पास हुआ है। तो आप लोग जो है से उस सड़क अधिकारी के पास यानी कि रोड ऑफिस में क्या कर सकते हैं, आप जो है से आरटीआई लगा सकते हैं और वहाँ से इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओवरऑल हम कहें तो इसमें ये जानकारी मिल जाती है कि हमारा जो टैक्स का पैसा है, हमारा जो पैसा है वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कहाँ जो है से खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है से आरटीआई हमें इसके बारे में बताता है। अगर हम बात करें एप्लीकेबिलिटी का, तो कवर ऑल यूनियन एंड स्टेट पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूडिंग जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर। आप जुडिशियरी से भी सवाल पूछ सकते हैं और लेजिस्लेचर से भी पूछ सकते हैं, स्टेट में भी पूछ सकते हैं और यूनियन यानी कि सेंटर लेवल पे भी आप इसका जवाब पूछ सकते हैं। सेंटर लेवल पे भी अगर आप कोई काम चल रहा है तो सेंटर लेवल पे भी आप वहाँ आरटीआई लगाकर उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे और देखेंगे कि हमारा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, मतलब कि ऐतिहासिक विकास, यानी आरटीआई किस तरीके से आया, क्यों आया, तो इसके इतिहास के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। उससे पहले हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में सबसे पहले हम जानेंगे 1997 का सॉरी कमेटी ड्राफ्ट। तो सॉरी समिति का मसौदा क्या था, यानी कि किस तरीके से उन्होंने ड्राफ्ट किया था। तो 1997 में आरटीआई का सबसे फर्स्ट जो है से ड्राफ्टिंग तैयार किया गया था सॉरी नाम के व्यक्ति के द्वारा। तो सॉरी नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने आरटीआई के जो है से सबसे पहले ड्राफ्टिंग को तैयार किया
था। और 1997 में तमिलनाडु एक पहला ऐसा राज्य था जिन्होंने आरटीआई को लागू किया था, लेकिन पूर्ण रूप से इसमें जो है लागू नहीं हो पाया था पूरे देश में, ओनली और ओनली तमिलनाडु में ही लागू हो पाया था। और 1997 का जो सॉरी कमेटी ड्राफ्ट जिसके द्वारा आरटीआई 1997 में तमिलनाडु में लागू हुआ था, उसमें कुछ आज के जैसे जिस तरीके से उसमें प्रोविज़न दिया गया है उस तरीके से नहीं था। ठीक है, तो उसमें फिर हम फिर 1997 से फिर चलते हैं 2002 में। और 2002 में जब इसमें हम बात करें फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ट, ये 2002 में इसका जो है ड्राफ्टिंग तैयार किया गया था। और 2003 में जो है इसको जो है प्रेसिडेंट से इसको जो है मंजूरी मिली थी। बट 2003 में भी जो है जो भी जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, इसको जो है इसके जो प्रोविजन थे, इसके जो सेक्शन थे, वो मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे। यानी कि अधिकारी को जो इसमें जो भी सिटीजन इसमें जो है अगर सिटीजन अगर इसमें जो है सिटीजन अगर इसमें जो है क्वेश्चन पूछते थे, तो जो है आरटीआई के जो अधिकारी होते थे वो किसी को बहाना लगा सकते थे। सेक्शन 8 में जो है इसको जो है सरकारी गवर्नमेंट को जो है सरकारी अधिकारी को जो है छूट दे रखा था। तो इसके तहत जो है सरकारी गवर्नमेंट क्या करते थे कि इसमें जो है सिटीजन को जो है सही समय पर जो है इन्फॉर्मेशन नहीं भेजते थे। और इसमें जो है फ़ी वगैरह सबका भी कुछ जो है खास इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं था कि कितना फ़ाइन लगेगा, कितना सज़ा लगेगा। तो ये सब भी इसमें 2002 का जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड है, ये जो है बिल्कुल जो है ठीक-ठाक नहीं था। इसको देखते हुए फिर अब हम 2004 का रिवाइज्ड आरटीआई बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, यानी कि नया आरटीआई विधेयक संसद में पेश किया गया। और 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को अधिनियम जो है प्रभावी किया गया, यानी कि पारित किया गया। ठीक है, तो 2005 का जो आरटीआई एक्ट है, ये अभी हम लोग चलाते हैं। और आरटीआई अगर हम कोई भी गवर्नमेंट बॉडी से, गवर्नमेंट ऑफिसर से अगर हम कोई सवाल पूछते हैं, किसी भी जानकारी लेते हैं, तो हम जो है 2005 के आरटीआई के तहत लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम चलेंगे कि ऑब्जेक्टिव इसमें जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अगर हम उद्देश्य की बात करें, तो सबसे पहले एम्पावरिंग सिटीजन्स, यानी कि नागरिकों का सशक्तिकरण, यानी कि नागरिक को इसमें फ्रीडम दिया गया कि नागरिक जो है अपने टैक्स का पैसा, यानी कि क्योंकि आप एक जानते हैं कि देश जो है गवर्न करता है नागरिकों के टैक्स के पैसे से। और टैक्स के पैसे से ही देश में किसी भी तरह का डेवलपमेंट होता है, कि कोई भी काम होता है। तो जब ये डेवलपमेंट जो है किस तरीके से हमारे नागरिकों का पैसा, हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये जानने के लिए आरटीआई लाया गया। तो नागरिकों का ये एक सशक्तिकरण है। अलाउज एनी सिटीजन टू फॉर्मली आस्क क्वेश्चन एंड डिमांड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि यह किसी भी नागरिकों को औपचारिक रूप से प्रश्न पूछने और सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन एक एप्लीकेशन के माध्यम से ड्राफ्ट कर सकते हैं, और उसके जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ऑफिस में भेज सकते हैं। तो आपको जो है वहाँ से सूचना मिलने वाला है। ठीक है, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, अब देखिए पारदर्शिता को बढ़ावा देना। मैंडेट्स प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ 17 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेशनल डाटा बाय पब्लिक, यानी कि धारा 4 के तहत सार्वजनिक कार्यालयों द्वारा अपनी परिचालन प्रणालियों का स्वतः प्रकटीकरण अनिवार्य है। यानी कि प्रमोटिव ट्रांसपेरेंसी मतलब सेक्शन 4 ये बोलता है कि जितना जल्दी हो सके, यानी जो भी सिटीजन जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जितना जल्दी हो सके उनको जो है जल्दी से जल्दी जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जाए। लाइक अभी के टाइम में तो अभी जो है इंटरनेट का भी जो है उपयोग किया गया है। तो ये सेक्शन 4 जो है आरटीआई का सेक्शन 4 जो है इंटरनेट से रिलेटेड है। ये गवर्नमेंट ऑफिसर को ये प्रोवाइड करता है कि आप इंटरनेट की सुविधा से भी, नेट का भी उपयोग करके आप जो है सिटीजन को जो है आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक कार्यालय में, एक ऑफिस में हमने जो है आरटीआई लगाया था। तो रिसेंटली हमको 2 से 3 दिन के बाद जो है इसका जवाब जो है हमारे व्हाट्सएप पे जो है व्हाट्सएप नंबर पर आ गया था। तो ये सेक्शन 4 उसी से रिलेटेड है कि अधिकारी को ये प्रोवाइड करता है कि आप जितना जल्दी हो सके इंटरनेट का भी उपयोग कर सकते हैं, और जो है जितना जल्दी हो सके सिटीजन को, पीपल को जो है आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए। ठीक है,
अब हम बताएंगे इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी यानी कि जागरूक नागरिकता। अब हम आरटीआई के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो ये नागरिकों को जो है से जागरूक करने का भी काम करती है। यानी कि नागरिक को जागरूक करने का काम किस तरीके से करती है, अगर हम बात करें 2005 से पहले की बात, 2005 यानी 2005 से पहले की बात अगर करें तो यहाँ पे क्या होता था कि सरकार में क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल आदमी को जो है किसी भी जानकारी नहीं होती थी, किसी की भी जानकारी नहीं होती थी कि आखिरकार हमारे ऑफिस में हमारा पैसा से जो काम होता है वो किस तरीके का काम हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जो है से नॉर्मल आदमी को पता भी नहीं होता था। बस गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से काम करती थी, नॉर्मल आदमी को इसको पता भी नहीं था। लेकिन आरटीआई आने के बाद जो है से क्या होता है, नागरिक जो है से सिटीजन जो है से ये अपना एक जागरूक हो सकती है कि हमारा पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है। आखिरकार अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई काम हो रहा है तो वो काम क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसका क्या बजट है, किस तरीके से होना चाहिए, ये सारा जानकारी अब एक सिटीजन जो है से आरटीआई के माध्यम से ले सकता है। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं तो आप जो है से अपने डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या फिर आप लोग जो है से किसी भी फील्ड में यानी किसी भी ऑफिस में, यानी कि आप अगर जैसे कि आप एक वीडियो लेवल यानी कि ब्लॉक लेवल पे वीडियो जो है से सबसे बड़ा जो है से अधिकारी होता है, तो आप वीडियो लेवल पे अपने ब्लॉक के स्तर पर क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। लाइक अभी सबसे पहले जो है से अभी स्ट्रीट लाइट के बारे में हमने अभी वीडियो के पास जो है से एक एप्लीकेशन लिखा था कि इसमें जो है से कितना स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। जैसे कि एक पंचायत ऑफिस पे, जैसे कि एक पंचायत का सारा मामला जो होता है वो वीडियो के पास होता है। और जो है से देखिए हमने हमारा पंचायत में जो भी स्ट्रीट लाइट लगाया गया था हमने उसकी जानकारी वीडियो से मांगी थी, तो रिसेंटली हमको 30 दिन के अंदर में ही इसकी जानकारी आ गया था। फिर हमको ये बताया गया कि हाँ इस पंचायत में जो है से इतना का बजट आया था, इतना में जो है से स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। तो एक कहीं ना कहीं हमको जानकारी आया कि हाँ हमारा जो पैसा है, टैक्स का पैसा है, उसका जो है से ये यूज हो रहा है हमारे पंचायत में। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो है से आपके पंचायत लेवल पे भी कर सकते हैं। पंचायत लेवल में आपका क्या काम हो रहा है, आपके मुखिया जो है वो क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या वो भ्रष्टाचारी है, क्या वो मतलब क्या वो जो भी टेंडर पास करते हैं उसको जो है सही से यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप आरटीआई के माध्यम से अपने बीडीओ के पास, क्योंकि बीडीओ जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता है ब्लॉक लेवल पे, तो आप वीडियो के पास एक आरटीआई ड्राफ्ट करके पंचायत का हिसाब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है 30 डेज के अंदर में जो है उसका इन्फॉर्मेशन, उसका जो है जवाब आता है। फिर आपको पता चल जाता है कि हमारे पंचायत में क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह का जो है नागरिकों को क्या करता है, जागरूक करता है। इन्फॉर्म सिटीजन यानी कि सिटीजन को जो है यानी कि जागरूक करता है। अगर बात करें तो ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन को भी रोकता है। सबसे पहला अगर बात करें तो करप्शन को भी जो है ये जो है प्रोटेक्ट करता है। यानी कि अगर बात करें तो आरटीआई के नियम में अगर मान लिया कि अगर हमने स्ट्रीट लाइट वाले मामले में अगर हम बीडीओ के पास ये जानकारी भेजें कि हमारे पास कितना का टेंडर आया, कितना मतलब पैसा खर्च हो गया, तो ये हमको आया, अगर हमको शक है तो फिर हम फर्स्ट अपील लेकर जाएंगे। फर्स्ट अपील के माध्यम से हम इसको दिखाएंगे कि आप बताइए कि रियली में इतना पैसा आपने लगाया है। या फिर हमारे पास आया था कि हमारे पंचायत में 15 स्ट्रीट लाइट लगाया गया, तो 15 में रियली लगा है कि नहीं लगा है, ये हमको जानकारी लेकर हम जो है उस पर केस भी कर सकते हैं फर्स्ट अपील सेकंड अपील के माध्यम से। फिर वहाँ से क्या होता है, अधिकारी पे जो है फाइन लगता है, उसको जो है यहाँ पे डिसमिस भी कर सकते हैं। तो इसका डर होता है अधिकारी को और वो करप्ट करने से डरते हैं। तो इस तरीके से जो है आरटीआई एक बहुत ही अच्छा जो है एक्ट है नॉर्मल सिटीजन के लिए। और ये बिल्कुल कोई भी आदमी, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एक अलग से प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई नहीं, एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन अगर आप होंगे तो आरटीआई लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर आर्टिकल 19 क्लोज ए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लोज किसी भी व्यक्ति को जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बात करता है। यानी कि कोई भी नागरिक जो है कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी इजहार, एक्सप्रेस का मतलब होता है कुछ भी इजहार करना, यानी कि किसी भी चीज़ को व्यक्त करना है, एक्सप्रेशन करना। ठीक है, तो ये कर सकता है अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के तहत। ठीक है, उसी तरीके से
तो यही यानी कि आरटीआई का जो नियम आया है वो 2005 में आया था, इसी आर्टिकल के तहत आया था कि 2005 में ये कहा गया कि अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के तहत इंडियन सिटीजन जो होता है, इंडियन पीपुल जो है वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वहीं पे जो है से इसी आर्टिकल के तहत जो है 2005 में एक आरटीआई लाया गया। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में सूचना के अधिकार को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) का अभिन्न अंग माना गया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर लैंडमार्क केस के बारे में बात करें तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण 1975 में देखिए, इसमें बोला गया है कि पीपुल जो है से अपने यानी कि पीपुल जो है, यानी कि अगर किसी भी डेमोक्रेसी, जैसे हमारा भारत देश क्या है, डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में यानी कि लोगों का आवाज़ होना चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र है हमारे देश में, और लोकतंत्र में जो है लोगों का आवाज़ होना चाहिए। तो लोगों का ये अधिकार है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये जानना जो है ये जानना जो है एक नॉर्मल आदमी का, सिटीजन का जो है एक जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए, फंडामेंटल राइट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 19 सब क्लोज ए के तहत। ठीक है, तो ये जो है इसमें कहा लोकतंत्र में हर नागरिक जो है उसको हर चीज़ जानने का अधिकार है। ठीक है, तो इसके तहत जो है इसके तहत जो है 2005 में आरटीआई एक्ट लाया गया। ठीक है, अब हम चलेंगे, अगर बात करें आरटीआई गवर्नेंस बॉडी, यानी इसका बॉडी क्या है, मतलब ये इसको हम कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहला एक जो है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है हर एक ऑफिस में। जो भी मतलब कि गवर्नमेंट अधिकारी है, जो भी मतलब कि ऑफिसर्स है वो पीआईओ कहलाता है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स पे वो भी कहलाते हैं। जैसे वीडियो, तो वीडियो को तो हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी, उसको हम पीआईओ भी कह सकते हैं, यानी कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। उसका वीडियो को हम पीआईओ भी कह सकते हैं। और वीडियो जो है क्या हो सकता है, लोक सूचना अधिकारी भी कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अधिकारी यानी कि अगर हम लगाते हैं, अगर हम आरटीआई लिखते हैं तो सबसे पहले पीआईओ यानी कि लोक सूचना अधिकारियों से आवेदन प्राप्त का उनका निस्तारण करना, यानी कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रिसीव एंड प्रोसेस एप्लीकेशन फ्रॉम सिटीजन। यानी कि अगर कोई सिटीजन जो है आरटीआई लगाता है तो वो पीआईओ के पास लगाता है। पीआईओ उसको क्या करता है, उसको जो है रिसीव करता है और फिर इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, और उसके बाद उस एप्लीकेशन पर जो है प्रोसेस शुरू होता है सिटीजन के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर मान लिया पीआईओ किसी की वजह से अगर वो जवाब नहीं देता है विद इन द 13 डेज, यानी कि 13 डेज के अंदर में, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट अपील लगाना है। फर्स्ट अपील फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें वीडियो के पास हमने एक इन्फॉर्मेशन आरटीआई लगाया, और वीडियो के पास अगर हमने आरटीआई लगाया और वीडियो ने किसी वजह से 30 डेज के अंदर में हमें रिप्लाई नहीं दिया, तो अब हमें क्या करना है, इसके बड़े अधिकारी जैसे कि एसडीएम हो सकते हैं, इसके बड़े अधिकारी, या फिर आपको डीएम हो सकते हैं। तो ये इन सभी के पास क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट अपील लगा सकते हैं। फर्स्ट अपील में भी फिर क्या होता है, 30 डेज का जो है टाइम मिलता है, और 30 डेज में फिर जो है फिर जवाब आ जाता है। अगर मान लिया 30 डेज में फिर अब जवाब नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं कि फिर से 30 दिन पूरने के बाद जो है फिर आपके पास डीएम से ऊपर जो है स्टेट लेवल के अधिकारी जो होते हैं, स्टेट लेवल, उस पर जो है हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड अपील लगता है। और सेकेंड अपील लगने के बाद फिर क्या करते हैं, ये इन दोनों को जो है स्टेट की तरफ से जो है फिर क्या करते हैं, यानी कि स्टेट की तरफ से दबाव आता है, फिर वहाँ से उसका जवाब आना शुरू हो जाता है। और सेकेंड अपील में जो है इन दोनों को जो है कोर्ट के अंदर में खड़ा भी होना पड़ता है। और अगर मान लिया कोई भी पब्लिक अगर लीगल चीज़ पूछ रहा है, यानी कि ज़रूरी है, वो सिटीजन के लिए ज़रूरी है वो इन्फॉर्मेशन जानना, तो और उन पर ये दोनों जो है मान लिया जवाब नहीं देते हैं, यानी कि जवाब नहीं देते हैं, जैसे बीडीओ और डीएम अगर जवाब नहीं देते हैं, तो स्टेट लेवल के अधिकारी जो होते हैं वो इन दोनों पर फाइन लगा सकते हैं। और अगर मान लिया कि बहुत ही मामला गंभीर है, तो हो सकता है तो उन लोगों को डिसमिस भी किया जा सकता है। तो आरटीआई का ये एक इस तरीके का पावर होता है, यह एक आरटीआई का पावर होता है। तो आप लोगों को भी जानना चाहिए आरटीआई, और आरटीआई को किस तरीके से लगाते हैं, कैसे लिखते हैं, उसका एप्लीकेशन ड्राफ्ट ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग जो है चैनल से बने रहिए। लेकिन इसमें देखिए, आरटीआई में अब हम बात करेंगे कि आरटीआई फीज एंड टाइमलाइंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करें आरटीआई का फीज क्या है, तो ऐसा नहीं है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे देखिए, स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट, अगर सामान्य आवेदन कोई नॉर्मल जानकारी आपको लेना है, तो वो विद इन द
13 डेज में आपको उसका इन्फॉर्मेशन या उसका जवाब जो है से आपको दिए गए पते पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, तो देखिए आपको 10 रुपये का फ़ी लगेगा, जो कि आपको डाक द्वारा पोस्टल ऑर्डर द्वारा दिया जाएगा, पोस्टल ऑर्डर द्वारा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, बीपीएल कार्डधारी है, आप अगर बीपीएल कार्डधारी है, बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो आपको जो है से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है से इसकी जानकारी ले सकते हैं। आपको 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर अगर हम बात करें लाइफ और लिबर्टी, किसी के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बात आती है और उसकी जानकारी अगर हमें चाहिए, तो जो पीआईओ होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये जो होता है 48 घंटा के अंदर में इसका जवाब देना जरूरी है। और इसमें भी 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगेगा, और अगर आप बीपीएल कार्डधारी है तो इसमें भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर थर्ड पार्टी इन्फो यानी तीसरे पक्ष की कोई सूचना चाहिए आपको, तो 30 डेज लगेंगे आप, ठीक है। और इसमें भी 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगेगा। और इसमें अगर बात करें तो प्रिस्क्राइबिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा, यानी कि अगर आप किसी तीसरे पार्टी का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और पीआईओ को उसमें जो है से पीआईओ को जो है से अगर उसमें कुछ पैसा खर्च आ रहा है तो वो खर्च आपसे लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है से इसका फ़ी स्ट्रक्चर है। आपको 10 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर लगेगा। अगर आप बीपीएल कार्डधारी है तो बीपीएल कार्डधारी में जो है से आपको नहीं देना पड़ेगा पैसा, ठीक है। उस तरीके से 30 डेज में जो है से टाइमलाइन रहता है इसका जवाब देने के लिए। तो अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पशन सेक्शन 8 क्लोज 1, तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे तो क्या, अब ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ आरटीआई से पूछ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पशन यानी सेक्शन 8 को प्रकृतिकरण से छूट, यानी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जो है से पीआईओ जो है से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, आपके आरटीआई को रद्द किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम भारत के सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी यानी कि संप्रभुता और किसी सुरक्षा की बात करें, तो आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 क्लोज 1 में ये कहा गया है कि सॉवरेनिटी के बारे में अगर कोई पूछा जाए, या भारत के सिक्योरिटी के बारे में अगर कोई सवाल पूछा जाए कोई सिटीजन द्वारा, तो उसको जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लोज ए सब क्लोज ए जो है से किसी भी नागरिकों को बोलने और एक्सप्रेशन का अधिकार देता है। लेकिन 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी जो है से ये अधिकार छीनता भी है कि आप क्या नहीं बोल सकते हैं इस देश में। जैसे कि आप सॉवरेनिटी पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट के अंतर्गत में जो है से आप जो है से अलग तरीके का जो है से एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है से इस तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो पर्सनल, किसी का भी पर्सनल डिटेल्स आप नहीं मंगा सकते। कमर्शियल सीक्रेट यानी कि अगर व्यावसायिक गोपनीयता यानी कि कमर्शियल सीक्रेट नहीं मंगा सकते हैं। यानी कि कोई देश अगर किसी के साथ अगर मान लिया बिजनेस कर रहा है, अगर वो गोपनीय रखने का जो है से कारण है, तो उसकी भी जानकारी आप लोग नहीं मंगा सकते हैं, ठीक है। अगर वैश्विक संबंध यानी कि अगर फॉरेन रिलेशन के बारे में भी आप जानकारी नहीं ले सकते हैं कि भारत किसके साथ रिलेशन में है, क्या है नहीं है, ये आपको नहीं रखना है। ये सेक्शन सब जो है से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं आरटीआई के सेक्शन में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइल एन आरटीआई, यानी आरटीआई को हम फाइल कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से जो है से हम आरटीआई लगा सकते हैं। तो सबसे पहला इसका ऑनलाइन भी प्रोसेस आ गया है अभी के टाइम में, और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस है। तो ऑनलाइन की बात करें तो विजिट द सेंट्रल पोर्टल RTI-online.gov। और आप अगर बिहार से है तो आप लोग जो है से बिहार आरटीआई सर्च कीजिएगा, तो आपको एक न्यू एप्लीकेशन इसका भी लॉन्च हुआ है, आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ पर रजिस्टर करके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी बना सकते हैं। हो सकता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे कि आप लोग जो है से बिहार आरटीआई के लिए किस तरीके से लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाकर और ऑनलाइन आरटीआई लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप क्या करना है, अगर सेंट्रल लेवल पे लगा रहे हैं तो सेंट्रल लेवल का जो पोर्टल है वो RTI-online.gov.in है, ठीक है। उसके बाद चूज द करेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, आपको जो है से डिपार्टमेंट को चूज करना है, आपको जो है से डिपार्टमेंट को अच्छे से चूज करना है। यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लगा रहे हैं, या फिर बीडीओ के पास लगा रहे हैं, या फिर आप जो है से ये कि शिक्षा विभाग पे लगा रहे हैं, तो ये इस सब का मिनिस्टर आप लोग को मालूम होना चाहिए। वैसे आप लोग अगर गलत जगह लगा देते हैं, जैसे मान लिया कि कोई जानकारी शिक्षा विभाग से रिलेटेड है और आप अगर डीएम के पास लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको जानकारी नहीं मिलेगा। डीएम जो है सो उस लेटर को फिर ट्रांसफ़र करेगा शिक्षा विभाग में, और फिर शिक्षा विभाग से आपको जो है से वहाँ से जो है से शिक्षा विभाग से जो है से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और टाइम उतना ही लगेगा, 30 डेज में ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 30 दिन से ज़्यादा हो जाए। तो
ये हो सकता है। ड्राफ्ट योर स्पेसिफिक क्वेश्चन क्लियरली, आपका जो क्वेश्चन है, जो भी विभाग से जो भी डिपार्टमेंट से आप जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको जो है से ड्राफ्ट करना है। एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन को लिख कर जो है से ड्राफ्ट कर देना है। उसके बाद पे 10 रुपीज़ फ़ी वाया नेट बैंकिंग यूपीआई क्रेडिट। अगर ऑनलाइन करेंगे तो आपको ये नेट बैंकिंग यूपीआई के द्वारा कटेगा। इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हम बात करें ऑफलाइन के बारे में, तो ऑफलाइन में ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर इन इंग्लिश और हिंदी। और ये चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं कि एक आरटीआई के ड्राफ्ट को रिटन स्टेटमेंट में हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें आप लोग को हम ये बताएंगे कि आरटीआई को ड्राफ्ट किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस इट टू द पीआईओ ऑफ द रिलेवेंट अथॉरिटी। मतलब अगर देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जो है से एप्लीकेशन लिखिएगा, उसके बाद दूसरा आपको एड्रेस मालूम होना चाहिए कि इसको जो है से हमें भेजना कहाँ है। तो क्योंकि पोस्ट ऑफिस द्वारा भेज सकते हैं और भेजने का तरीका अलग-अलग है। आप उस अधिकारी यानी कि उस कार्यालय या उस ऑफ़िस उस ऑफ़िस में जाकर दे सकते हैं, नहीं तो आप जो है से सबसे अच्छा रहता है पोस्ट ऑफिस द्वारा। आप घर बैठे पोस्ट ऑफिस से लगा दीजिए और उसके एड्रेस पे वहाँ चला जाएगा। तो आप जिस ऑफ़िस में लगा रहे हैं, उस ऑफ़िस का आपको एड्रेस होना चाहिए। तीसरा, अटैच इंडियन पोस्टल ऑर्डर, यानी कि 10 रुपीज़ का जो पोस्टल ऑर्डर आता है, उसको आपको लगाना ज़रूरी है। यदि आप बीपीएल कार्डधारी है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो आपको कार्ड लगाने की ये पोस्टल ऑर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बीपीएल कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंड वाया रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट, यानी स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, हाथों हाथ कार्यालय में भी जाकर जमा कर सकते हैं, तो इस तरीके से जब आप किसी ऑफिस में जो है से अगर आरटीआई लगाते हैं, तो विद इन द 30 डेज आपको जो है से इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फिर यहाँ पे अगर हम स्पीड पोस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं, तो आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा ही इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। आरटीआई रिजेक्शन ट्रेंड्स, यानी कि कुछ कंडीशन में जो है से रिजेक्ट भी कर देते हैं। जैसे आप भारत की संप्रभुता पे बात करेंगे, सिक्योरिटी पे बात करेंगे, आप जो है से भारत की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछिएगा, तो आपको जो है से क्या करेंगे, वो जो है से रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है से अब ख़त्म करते हैं आरटीआई के बारे में। और अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा जो है से यहाँ पे लीगल रूट चैनल जो है से इस तरीके का जो है से आप लोगों को जो है से लीगल चीज़ प्रोवाइड कर पाता है, ठीक है। तो अब हम बात करें फिर, तो यहाँ पे हम अपना वीडियो जो है से एंड करते हैं। और आप लोग को आई होप कि आरटीआई के बारे में पूरी जानकारी आज की वीडियो में मिली होगी। थैंक यू।